बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। एनिमल फिजियोलॉजी के हम लोग काफ़ी वीडियोस है वो बना चुके। एनिमल फिजियोलॉजी हमारी लगभग कंप्लीट है। उसी के साथ में प्लांट फिजियोलॉजी है, तो प्लांट फिजियोलॉजी का भी मतलब यही होता है कि जिस टाइप से मेटाबॉलिक रिएक्शंस एनिमल्स में चलती है उसी टाइप से प्लांट्स में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो चलती है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही है तो उसमें कुछ केमिकल कंपोनेंट्स भी बनेंगे। हमारी बॉडी में भी केमिकल कंपोनेंट्स बनते हैं और प्लांट की बॉडी में भी केमिकल कंपोनेंट्स बनते हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने कल बात की थी मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैंने कहा न्यूट्रिशन है वो सभी को ज़रूरी है, एनिमल्स को भी ज़रूरी है और प्लांट्स को भी ज़रूरी है। एनिमल्स में हम हमारी बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ज़रूरी है, लिपिड हमारे लिए ज़रूरी है, प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है, विटामिन हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसी टाइप से हमारी जो सारी की सारी नेसेसरी चीज़ें थी वो हम लोगों को ध्यान में है। उसी के साथ में हमें प्लांट्स की भी सारी की सारी नेसेसरी जो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे वो आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं प्लांट्स ही हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। इफ़ यदि प्लांट में किसी भी एलिमेंट है उसकी कमी होती है तो हमें उसमें भी डिजीज़ वाले सिम्टम्स है वो दिखाई देने लग जाते हैं। कि लीव्स है कि लीव्स का कलर ग्रीन होना चाहिए लेकिन वो येलो पड़ने लग जाती है। मतलब इस टाइप से बहुत सारी हम डिजीज़ इस चैप्टर में और स्टडी करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हम लोगों ने कल बात की वो हमने बात की थी न्यूट्रिशन की बात की थी। न्यूट्रिशन के बेस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड किया था, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस कहाँ से ले रहे थे, बाहर से ले रहे थे। और जहाँ हम लोग बात करें ऑटोट्रॉप्स की तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो बाहर से लेते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपने आप ही बना लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा। फिर हमने बात की कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स में हम लोग सिर्फ प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स है वो सॉइल से एब्सॉर्ब कौन कर रहा है, प्लांट थ्रू रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना था। उसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे 105 एलिमेंट्स है वो होते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन जो जब प्लांट्स में स्टडी की गई कि प्लांट्स में किस टाइप के एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स है वो नहीं पाए जाते, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे 60 एलिमेंट्स है वो फाउंड हो रहे थे, ठीक है। तो 60 एलिमेंट्स में भी उन्होंने देखा कि क्योंकि प्लांट है तो सिलेक्ट करके तो लेगा नहीं, ऐसे तो है नहीं कि ना उसको जो चाहिए वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था कि मिट्टी में जो भी अवेलेबल एलिमेंट है उसको अपने अंदर ग्रहण तो कर रहा था, लेकिन उसके यूज़ के हमने 3 क्राइटेरियाज पढ़े थे। तो 3 क्राइटेरियाज क्या थे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट का होना ज़रूरी है। तो एसेंशियल एलिमेंट का होना ज़रूरी है वो क्या है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, मतलब उसके बिना उसका काम चलने वाला ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा सेकंड था कि उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, वो नॉन रिप्लेसेबल था, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने तीसरी बात की कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये 3 कैटेगरीज ध्यान में रखनी थी किसी भी एसेंशियल एलिमेंट को पढ़ने के लिए कि भाई कौन सा एलिमेंट है वो कौन सा वर्क कर रहा है। जैसे हम लोग हमारे बारे में जानते हैं कि विटामिन हमारी आइज के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन्स है वो हमारे बाल, नाखून, स्किन वगैरह के लिए ज़रूरी है। तो मतलब इस टाइप से इस क्या है सारे के सारे हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में, ठीक है। उसी के साथ में हमने बात की थी कि आपके जो एसेंशियल एलिमेंट्स आपको जो लर्न करने हैं वो आपको 17 एलिमेंट्स याद करने हैं, जिसमें हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 9 थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो 8 थे। और मैंने कहा था कि ट्रिक्स है, बहुत सारी ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उस ट्रिक में कोई दम वाली बात नहीं लगी मेरे को, ठीक है। वो ट्रिक याद करोगे इससे बेटर तो आप लोग इतने में सारे के सारे नाम याद कर लो, क्योंकि इजी ट्रिक था नहीं, होता तो मैं आपको पक्का ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती। तो आप लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप पढ़ ली होगे, और तीनों क्राइटेरियाज है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये यूनिट है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, 9 नंबर की है ये यूनिट, तो यहाँ से क्वेश्चन है वो भी बड़े पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं लेकिन यहाँ इस चैप्टर से आपको बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वही बात है ना कि 1 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे भारी होता है कि भाई 4 नंबर में लिख दे, आपने वो लिखने के लिए बोले तो आपने तो ये होता है कि 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आता है, लेकिन जिनके 3 पार्ट्स में क्वेश्चन नहीं आते डायरेक्ट थ्योरेटिकल आता है,
ठीक है। तो वो क्या होगा कि भाई क्वेश्चन से कोई भी टर्म्स उठाएगा, उस टर्म्स को लिखना शुरू करेगा, उसके बारे में जो कुछ जानता है ना वो उसके बारे में लिख देगा, ठीक है। एग्जामिनर ने पढ़ा नहीं, डायरेक्ट राइट मार्क किया, उसको नंबर मिल गए। लेकिन एक नंबर में ऐसा नहीं होता ना, बट एक नंबर में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में आपको टू द पॉइंट आंसर देना पड़ता है कि भाई आपसे ये पूछा है कि इसकी कमी के कारण ये डिजीज हो रही है, तो या तो डिजीज का नाम पूछ लेगा या आपको एलिमेंट पूछ लेगा कि भाई Mg प्लस के कारण ये डिजीज होने वाली है, ये Ca प्लस के कारण ये डिजीज होने वाली है, ठीक है। तो उसके सिम्टम्स पूछ लेगा। तो इस टाइप से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको एक नंबर से आंसर करना है। जो बोर्ड के लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम चल रही है कि मैम अब आप सीधा इंग्लिश में बनाने लगे, आप सीधा हिंदी में बनाने लग गए, क्या करूं? आप लोगों के कारण ही था कि आप लोगों ने बोला कि भाई इंग्लिश में चल रहा है तो हमें हिंदी में पढ़ना है। मैंने पढ़ाना शुरू किया था हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इंग्लिश मीडियम वालों पे आ गई कि भाई मैं इंग्लिश मीडियम वालों के नोट्स बना रही हूँ। अब मेरे को लगता है कि ये बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही होना था। हिंदी मीडियम वालों पे अत्याचार कर रही थी मैं, इंग्लिश बोल बोल के। तो अभी आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सेपरेटली अलग अलग पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक भी पढ़ना, जिन्होंने शुरू नहीं किया है, तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको ये जो नोट्स है वो सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज कि मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। मैंने आपसे कल कहा था कि कल आपने पढ़ना शुरू ही किया है तो आप लोग ये थोड़े बहुत नाम है, 17 नाम है, वो आपको याद करना है खाली। उसके बाद में 3 मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं उसमें आप देखिए, सबसे फर्स्ट मेथड है एनालिसिस ऑफ प्लांट एश, ठीक है। फिर है सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, देन है हाइड्रोपोनिक्स एंड वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये करने क्यों जरूरी थे, ठीक है। साइंटिस्ट थे तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि 3 अलग अलग मेथड्स पे स्टडी किया कि प्लांट के लिए रियल में ही न्यूट्रिएंट्स है वो ज़रूरी है क्या, पानी ज़रूरी है क्या, वो जो सॉइल है वो ज़रूरी है क्या। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए, जैसे वाटर के बारे में हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर्स में स्टडी कर चुके, 6 और 7 चैप्टर हमारा सारा का सारा वाटर पे डिपेंडेंट था, जाइलम वाटर यही पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट्स किसके लिए ज़रूरी है, और यदि वो नहीं है तो इसमें किस टाइप का कोई डेफिशिएंसी सिंड्रोम है वो दिखाई देता है, जिसके कारण कोई ना कोई डिजीज होगी। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो सबसे फर्स्ट है जो एनालिसिस ऑफ प्लांट एश। एश क्या होती है कि हमने कुछ भी, मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में बढ़िया से समझाऊंगी आपको कि जो लास्ट में बची हुई राख होती है ना उसको एश बोला जाता है। आप लोगों को ये ध्यान में है ही। अब इस एश पे एक्सपेरिमेंट किस टाइप से किया गया वो आप लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए एनालिसिस ऑफ प्लांट एश में यूज टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, कि कोई भी एलिमेंट है उसको प्रेजेंस है या अब्सेंट है, मतलब वो एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इसको देखने के लिए सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई कौन कौन से एलिमेंट है वो उस राख में या उस एश में बचे हुए हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक फ्रेश प्लांट लिया। अब जो भी कोई प्लांट उन्होंने लिया है, क्योंकि प्लांट को कट लिया, प्लांट अब वो लिविंग के साथ में अटैच तो रहा नहीं, उसको तोड़ चुके हम लोग, तो उसने कभी न कभी कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन तो की होगी ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन के बिना तो वो ग्रोथ भी नहीं करेगा, डेवलप भी नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्रेश प्लांट ले लिया, उस फ्रेश प्लांट को हीट इन ओवन, ओवन जो होता है जो किचन में यूज होता है वो नहीं, जो लेबोरेटरीज में यूज होते हैं, मतलब बड़े बड़े से ओवन होता है ना जिसमें हम लोग 2 से 3 दिन भी उनको ऑन रख सकते हैं, ठीक है। घर वाले ओवन को हम यूज नहीं कर सकते इतना टाइम, ठीक है। तो हीट इन ऑन, ठीक है, कोई ट्राई मत करना, घर पे बहुत सारी डांट पड़ने वाली है, ठीक है। तो हीट इन ऑन में हीट किया उसको कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फॉर 2 days एट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे उस फ्रेश प्लांट को हम हीट करेंगे। अब हीट किया तो उसका जो भी वाटर था वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमें ध्यान में है कि हमारी भी जो पूरी बॉडी है
वो 70 to 80% है वो वाटर से बनी हुई है। उसी टाइप से प्लांट है, तो प्लांट को भी हम इसी टाइप से कंसिडर करते हैं कि उसकी बॉडी भी वाटर से ही बनी हुई है, क्योंकि सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारे लिए जितना पानी ज़रूरी है उतना ही प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। आप लोग यदि कम पानी पीते हैं तो थोड़ा सा पानी और पीना शुरू कर दीजिए। अब ठंड और आ रही है तो थोड़ा बहुत गुनगुना करके पी सकते हो पानी को, क्योंकि हमें पूरे दिन में 7 से 8 गिलास पानी है वो मिनिमम पीना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी पी सकते हो, कुछ तो बोलते हैं 7 से 8 लीटर पानी भी पिया जा सकता है, लेकिन 7 से 8 गिलास इनफ है, वो तो स्टार्ट कीजिए आप पीना। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको याद ही नहीं आता पानी कब पीना है। ठीक है, सामने मटकी दिख गई तो ठीक है पी लिया, अदरवाइज भूल गए। ठीक है, तो आप लोग पानी पीना शुरू कीजिए। पानी पिएंगे तो आपकी स्किन है वो ग्लोइंग रहेगी, आप मतलब एकदम ऐसे हेल्दी दिखाई देंगे। अदरवाइज यदि पानी नहीं डालते, ठीक है, आप अपने पे मत समझिए, आप प्लांट्स पे समझिए कि प्लांट है उसको हमने 2-3 दिन पानी नहीं दिया, ठीक है, तो उसकी लीव्स, उसका स्टेम है वो कैसा हो जाएगा, मुरझाया हुआ सा हो जाएगा। वही सेम केस हमारे साथ में होता है कि जो लोग पानी कम पीते हैं वो ऐसे मुरझाए हुए से रहते हैं, उनकी ऐसे सड़ी सी शक्ल होती है, एकदम मुरझाया हुआ सा चेहरा रहता है। तो आप लोगों को अपना यदि खिलखिलाता हुआ चेहरा चाहिए तो उसके लिए पानी है वो आप 7 से 8 गिलास पीना शुरू कीजिए। आपके पास तो मम्मी वगैरह, दादी वगैरह कोई भी आपको मिल जाएंगे, उनको बस आप इतना बोल दीजिए कि हमें 7 से 8 गिलास पानी पीना याद दिला दीजिए। एक रिमाइंडर डाल लीजिए, आपके पास में फ़ोन सबके पास अवेलेबल है, एक रिमाइंडर डाल लीजिए, या आप कहीं पे भी जहाँ पे आप ज़्यादा इन आउट हो रहे हैं, मतलब कोई रूम में जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, तो वहाँ लिख के छोड़ दीजिए कि भाई पानी पीना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद आता रहेगा, नहीं मेरी तरफ भूल जाओगे कि यार कब पीना है पानी। ठीक है, तो आप क्या करो, एक फ्रेश प्लांट लिया है, उसको आपने हीट किया, उससे क्या होगा, ऑल वाटर कंटेंट इवोपरेट, जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट होने के बाद में वी ऑब्टेन ड्राई मैटर। मैंने कहा था कल आपको कि जो ड्राई मैटर के बारे में बात कर रहे थे मैक्रो और माइक्रो में। ठीक है, तो मैक्रो में हम लोगों ने देखा 10 मिलीमोल पर केजी था, और इधर क्या था 1 मिलीमोल पर केजी। ठीक है, ड्राई वेट अब यही है कि पानी कंटेंट है वो सारा उड़ा दिया, जो पीछे सूखा हुआ हिस्सा बचा है उसका ड्राई मैटर बचा है, इस ड्राई मैटर को ही हम ड्राई जो हम लोग उसको नाप रहे थे ना मिलीमोल में, ठीक है, मेजर कर रहे थे ना, तो वही इसका ये ड्राई मैटर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस ड्राई मैटर को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो उसमें बहुत ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट। उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के दोनों सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है। तो अब दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसमें आप इन मिनरल्स का पता नहीं कर सकते कि भाई मिनरल्स कौन से हैं। ठीक है, तो मिनरल्स का पता करने के लिए क्या होगा, उस ड्राई मैटर को भी वापस हीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, और किसमें, इन फर्नेस अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। 600 डिग्री सेल्सियस पे इस ड्राई मैटर को वापस क्या किया गया, गरम किया गया। गरम करने के बाद में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड, कि जो ऐसा होता है ना कि हम किसी सूखी चीज़ को जला रहे हैं, ठीक है, सूखी चीज़ को जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है ब्लैक कलर का, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब जो कार्बनिक मटेरियल था, ये जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, वो क्या हो गया, ऊपर उड़ गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया। उसके बाद में फॉर्म ऑफ गैसेस, गैसेस के फॉर्म में ही उड़ेगा, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में तो उड़ नहीं सकता, तो गैसेस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा ऊपर। ठीक है, सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड इज मेनली कंटेंट इनऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल मिनरल एलिमेंट, कि जो लास्ट में बचेगी, जिसको हम राख कह रहे हैं, जिसको हम एश कह रहे हैं, उस एश में सिर्फ क्या बच रहा है, इनऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल मिनरल एलिमेंट। ठीक है, तो अब इस एलिमेंट, मिनरल एलिमेंट हमें जो मिला है, जो प्लांट एश मिली है, उसमें हम क्या कर लेंगे कि उसको हम देख लेंगे भाई उसमें कौन कौन से मिनरल्स है वो प्रेजेंट है। मतलब जिस प्लांट को हमने लिया था उस प्लांट में कौन कौन से मिनरल्स है वो प्रेजेंट थे या कौन कौन से एब्सेंट है। तो यहाँ कहा कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मिनरल्स। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है कि कौन सा मिनरल इसमें प्रेजेंट है और कौन सा मिनरल है वो एब्सेंट है। लेकिन जो प्लांट एश है, तो ये जो पूरा का पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट था, आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, एक फ्रेश प्लांट लिया, उसको हम लोगों ने हीट किया, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पे। उसको गर्म करने के बाद में उसका सारा वाटर कंटेंट है वो उड़ गया। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली सोचिए, ये थ्योरेटिकल मत देखिए आप,
ठीक है, प्रैक्टिकली आप जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना उसको देख के सोचिए कि एक फ्रेश प्लांट था, उसको हम लोगों ने गर्म किया, वाटर कंटेंट है वो इवोपरेट हो गया, उसके बाद में जो भी प्लांट का मैटर बचा है वो क्या होगा, उसका ड्राई मैटर होगा। उस ड्राई मैटर को वापस गर्म करने की जरूरत है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अलग अलग करना है। जो उड़ेगा वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा और जो रिमेन रहेगा वो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको बचाने के बाद में हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मिनरल्स, कि वो इंफॉर्मेशन हमें इतना ही देगा कि कौन से मिनरल्स है वो प्रेजेंट है और कौन से वो एब्सेंट है। ठीक है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट यूटिलिटी एंड नेसेसिटी, कि किस एलिमेंट है उसकी कितनी ज़्यादा नेसेसिटी है, मतलब कितना ज़्यादा वो ज़रूरी है, और यूटिलिटी भी नहीं बताएगा कि भाई ये एलिमेंट ये जाके काम करने वाला था, या एलिमेंट इस काम में आया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी बात है वो समझ में आ गई होगी कि ये एक्सपेरिमेंट है वो इतना कुछ खास नहीं था, सिर्फ इन्होंने करके देखा था कि मिनरल्स होते हैं या मिनरल्स नहीं होते। सिर्फ स्टडी तो करनी है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स में होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है। ठीक है, कंप्लीटली पूछा जाए, प्लांट एज की डेफिनेशन यहाँ पे पूछी जाती है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि आपको ये डेफिनेशन पूछी जाए। देन हम लोग बात करने वाले हैं सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। अब सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट में आपको समझ में आ रहा होगा, कल्चर वर्ड मैंने आपको समझाया हुआ है कि कल्चर मतलब किसी भी चीज़ का हम लोग न्यू फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट में हम लोग को यूज़ क्या करना है, सैंड करना है। अब आप कहोगे कि मैम सैंड और सॉइल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैम नहीं बताने वाली सैंड और सॉइल के बीच में डिफरेंस, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सैंड और सॉइल में डिफरेंस है वो क्या होता है। आपके घरों में जो नॉर्मली पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है, उसको हम सॉइल बोलते हैं कि भाई सॉइल में ये प्लांट है वो ग्रो इजीली कर सकता है। सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, हम लोगों ने सॉइल वाटर्स पढ़े थे। ठीक है, लेकिन हम बात करें ये जैसलमेर की, ठीक है, तो जैसलमेर वाली है वो क्या है, वो सॉइल नहीं है, वो सैंड है। ठीक है, तो उस सैंड में क्या होता है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम पाए जाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरियाज इंसेक्ट्स वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, उसके मिट्टी के जो कण हैं वो भी क्या होंगे, थोड़े ज़्यादा मोटे होंगे। तो सैंड के अंदर किसी भी टाइप की कोई हम लोग प्लांट को ग्रोथ करना चाहें तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें कि सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट में हमें किसी भी प्लांट को ग्रो करवाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टरलाइज्ड, मतलब उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टरलाइज करना है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी उस पर जो बैक्टीरिया वगैरह कुछ इंसेक्ट्स है उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, फर्स्ट ये, फिर वॉश करना है, उसको वॉश किया एंड देन ड्राई सैंड, फिर उसको क्या करना है, ड्राई करना है। ठीक है, सबसे पहले उसके बैक्टीरियाज वगैरह रिमूव किए, देन उसको वॉश किया और देन उसको ड्राई कर लिया। अब वॉश करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सैंड होगी वो कैसी होगी, एल्काइन होगी। उसको एल्काइनिटी से हटाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग मिट्टी का यूज़ कर क्यों रहे हैं, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स चाहिए, वाटर्स चाहिए, मिट्टी तो चाहिए ही नहीं, मिट्टी थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर तक, मिट्टी थोड़ा, लेकिन मिट्टी का काम क्या होता है, उसको एंकर करके रखने का, उसको खड़ा रखने का। ठीक है, तो फॉर एंकर एंड प्रोवाइडिंग O2, ठीक है, तो ये O2 को प्रोवाइड करवाने के लिए और उसको खड़ा रखने के लिए प्लांट को जरूरी है हमारे सैंड। उसके साथ में हमने क्या मिला दिया, उसके साथ में हमें मिलाना है वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो भी न्यूट्रिशन वाले मटेरियल है वो वाटर के साथ में डिजॉल्व हो रखे हैं, उसको हमने सैंड के साथ में मिला दिया कि भाई हमने सैंड लिया, ठीक है, उस सैंड के अंदर हमने वाटर में मिला दिया, ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक प्लांट लगा दिया। ठीक है, अब वो कैसे ग्रो कर रहा है उसको हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, हम बोल रहे हैं कि 17 मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे लिए ज़रूरी है, तो उन 17 को हमें आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवाना है प्लांट को। ठीक है, वो सैंड में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दो टाइप के प्लांट लिखे हैं, एक तो कंट्रोल प्लांट लिखा है और एक लिखा है डेफिशिएंसी प्लांट। तो यहाँ पे जो कंट्रोल प्लांट है, तो कंट्रोल प्लांट में आपको ध्यान में रखना है कि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, गिवन ऑल न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब हम बोल रहे हैं कि 17 न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं,
उनको सबको हमने प्रोवाइड करवाया। तो प्लांट क्या करेगा, इजीली अच्छे से ग्रो करेगा, हेल्दी होगा, तो उसको हम कंट्रोल प्लांट कहेंगे। ठीक है, अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, अभी मतलब किसी टाइप का कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम डेफिशिएंसी प्लांट बोलते हैं। तो डेफिशिएंसी प्लांट में क्या होगा, वन एंड मोर मिनरल्स एब्सेंट, मतलब कि हम लोग हमारे सिलेक्टिव करके कि भाई हमें इसकी कमी के कारण किस टाइप की डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने वाले हैं, तो हम वो चीज़ उससे रिमूव कर देंगे। ठीक है, हम नाइट्रोजन एब्सेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, हम कैल्शियम एब्सेंट करके देख सकते हैं, हम मैग्नीशियम एब्सेंट करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से किसी भी एलिमेंट को आप रिमूव कीजिए और बाकी के 16 है या 15 है वो आप उसको प्रोवाइड करवा दीजिए, तो उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो हमें एनालाइज होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी प्लांट कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को देखना है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स के कारण किस टाइप की कोई डिजीज हो सकती है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। अब ये सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, अब सैंड को हम किस टाइप से यूज कर रहे हैं, यदि यूज हम ढंग से नहीं कर पा रहे तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हमें जो बहुत सारी मिस्टेक्स है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक वर्ड और यूज होता है, वो होता है आपके वर्मिकुलाइट। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछते, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछते बोर्ड के लेवल पे, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं ऐसे बोलती हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसका मतलब ये नहीं है कभी पूछा ही नहीं जाएगा। आप नोट्स भी नहीं बनाओ, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको पढ़ाई करनी है। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी पूरी की पूरी, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाने वाली। पेपर कौन बनाएंगे पता नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे चीज़ें आपको लिखनी है अच्छे से, नोट्स अच्छे से बनाने। तो यहाँ पे जो वर्मिकुलाइट है, तो वर्मिकुलाइट क्या होता है, आर्टिफिशियल सॉइल होती है। ठीक है, सॉरी सॉइल नहीं, आर्टिफिशियल सैंड होती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैंड है, और ये बनेगी कैसे, बनती कैसे है, ये ऑप्टेन जो हमने यहाँ पे किया था ना फर्नेंस, इस फर्नेंस में 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके हम यहाँ पे ड्राई मैटर को अलग कर रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या है, फर्नेंस में इसको गर्म किया जाएगा, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको हीट किया जाएगा। उसके बाद में ये हमें आर्टिफिशियल सैंड है वो मिल जाएगी, और इसी आर्टिफिशियल सैंड को हम क्या बोलते हैं, वर्मिकुलाइट बोलते हैं। ठीक है, एडेड विथ कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, उनके साथ में इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद में हम सेम यही प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन सैंड से ज़्यादा आर्टिफिशियल जो सैंड होगी उसमें हमें रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अब ये रिजल्ट अच्छे क्यों मिलेंगे, और ये जो वर्मिकुलाइट है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो आप देखिए यहाँ पे कि ये एक तो लाइट वेट होती है। सबसे पहला क्या होगा, लाइट वेट होगा। ठीक है, केमिकली इनर्ट, ये केमिकली किसी के साथ में कोई रिएक्शंस नहीं करेगी। ठीक है, फिर स्टेराइल सब्सटेंस, स्टेराइल सब्सटेंस है, तो इसमें किसी भी टाइप की कोई वेट्स और किसी टाइप का कोई इंसेक्ट है वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे तो करना हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वो करा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, तो दूर दूर रहने के कारण इसकी जो है ना टेक्सचर सब्सटेंस है वो कैसा रहेगा, लूज। तो लूज होने के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, रिच होगी, हाई होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये वर्मिकुलाइट ध्यान में रखना है। अब वर्मिकुलाइट जो यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या है, वर्मिकुलोपोनिक्स। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट इज वर्मिकुलोपोनिक्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ वर्मिकुलोपोनिक्स है उसको यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्मिकुलाइट प्लस न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन कॉल्ड वर्मिकुलोपोनिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, सॉइल लेस कल्चर कौन से हैं, सॉइल लेस कल्चर, यहाँ पे हमें सॉइल का कोई मैटर ही नहीं था कि हम प्लांट का ही हिस्सा काट चुके थे, यहाँ पे हमने सॉइल यूज नहीं किया। हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब मैंने कहा था वाटर से रिलेटेड होता है, तो इसमें भी हम लोग कोई सॉइल का यूज नहीं करने वाले। हमने वर्मिकुलाइट पढ़ा, सैंड कल्चर पढ़ा, तो इन तीनों में हम लोग को किसी टाइप का कोई सॉइल पार्टिकल यूज नहीं करना है।
तो आप लोगों को इतनी बात है वो समझ में आ गई होगी कि सॉयल लेस कल्चर है, उसमें वाटर कल्चर आ रहा है, सैंड कल्चर और वर्मिकुलोपोनिक्स। तो आपको ये तीनों के तीनों है वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे 101% पूछा जाता है, वो है हमारे हाइड्रोपोनिक्स वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। अब आप कहोगे कि मैम वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट किस टाइप से किया जाएगा? तो वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे मैंने एक पॉट या कंटेनर ले लिया, ठीक है, उस कंटेनर में यहाँ पे दोनों साइड से कॉटन लगा के मैंने एक प्लांट को फिक्स कर दिया उसके अंदर, ठीक है, ये प्लांट फिक्स किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम बात करते हैं सैंड की या सॉइल की, तो वो हम किस लिए यूज कर रहे हैं? उसको एंकर करने के लिए, होल्ड करने के लिए तो कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियली इस कंटेनर में इसको होल्ड कर दिया। तो सॉइल और सैंड का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे एब्सेंट मतलब सॉइल है वो क्या होगी? टोटली एब्सेंट होगी, सिर्फ जो कल्चर किया जाएगा वो वाटर के अंदर किया जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। और इसका हाइड्रोपोनिक्स नाम क्यों है? तो हाइड्रोपोनिक्स का नाम होने का जो रीजन है वो मैं आपको समझाऊंगी। एक बार पहले आप डायग्राम समझ लीजिए कि यहाँ एक डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर मैंने वाटर प्लस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल रखे हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और जो वाटर है ये किस टाइप से इस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एलिजिबल है? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने कहा था कि जो सैंड और सॉइल है वो क्या काम करती है? O2 को भी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो वाटर यहाँ से O2 प्रोवाइड करवाएगा नहीं, तो O2 प्रोवाइड करवाने के लिए मैंने यहाँ पे इरेक्टिंग ट्यूब डाल दी, जिससे क्या हो रही है? इसमें O2 प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। और उसके बाद में जो मिनरल्स और वाटर है वो कहाँ से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं? इस फनल के थ्रू, ठीक है। तो फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी सी चीज यूज करके जो प्लांट ग्रोथ होगा उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स के बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सीधा सीधा एक ही बात लिखी है, यहाँ पे क्या लिखा है कि अब्सेंस ऑफ सॉइल, कि कंप्लीटली सॉइल है वो क्या है? अब्सेंट है, और कोई न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंट में ही प्लांट है वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन इसके ध्यान में रखनी है। जो यहाँ पे जूलियस सैक्स थे उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोपोनिक्स वर्ड है उस वर्ड का मतलब क्या है? हाइड्रो का मीन्स वाटर होता है, ठीक है, और पोनिक्स का मतलब होता है लेबर। तो वाटर के साथ में कोई भी काम करने वाला, ठीक है, तो वर्किंग विद वाटर इसका मतलब होता है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स और वाटर कल्चर में आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही एक्सपेरिमेंट है। ये हल्का फुल्का सा आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के साथ में आप एक लाइन ऐड कीजिए जिसमें आप कह दीजिए कि भाई एब्सेंट है सॉइल, कंप्लीटली इसमें एब्सेंट है, और ये सब चीज़ आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे सॉइल लेस कल्चर में इन तीनों के नाम लिखे हैं, वाटर कल्चर, सैंड कल्चर एंड वर्मीकुलोपोनिक्स। हो थैंक गॉड, आप लोग का ये जो तीन एक्सपेरिमेंट है वो तीनों एक्सपेरिमेंट कंफ्यूज करने वाले होते हैं, आपस में मिक्स होने वाले से होते हैं कि यार है क्या आखिर ये चीज़, समझाना क्या चाहते हो भाई, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारी की सारी चीज़ है वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा आप लोग इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए, इसको पढ़ने की कोशिश अच्छी कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूरा का पूरा बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा यूनिट मतलब होती सबसे ईजी है, लेकिन बच्चों को जो सबसे ज़्यादा हार्ड यूनिट लगती है वो होती है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी को आपको बहुत माइन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और अच्छे से समझेंगे तो नो डाउट आप लोगों के अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। तो आप लोग हैं कि अपने नोट्स बनाते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।